हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा ऑन अड्डा 24/7। सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हो, हम लोग अपनी बैच आगाज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और बहुत ही लेमैन स्टाइल में। अभी तक मैंने जो भी आप लोगों को लेक्चर्स दिए हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी के 2 लेक्चर्स आपके पास गए। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी की आप लोगों की इंट्रोडक्शन की क्लास ली और उसके बाद हमने उसका डेफिनेशन 3 अलग अलग डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्लास जो मैंने ली उसमें हम लोगों ने नेचर और इसके स्कोप की बात करी थी। अब जो क्लास चलने वाली है वो लेक्चर तीसरी होगी मेरी। इसमें हम लोग फील्ड्स एंड सब फील्ड्स के साथ साथ हम स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, और इसके अलावा जो अलग अलग टाइम लाइन है, इसकी टाइम लाइन, ये कैसी टाइम लाइन, तो बताएंगे कि टाइम लाइन के कॉरिडोर से होते हुए किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी में डेवलपमेंट आया। शुरू में जब अंग्रेज आए उस समय से, फिर लेटर कॉलोनियल पीरियड, फिर 1930, 1930, 1950, 1970 और उसके बाद मॉडर्न एज। इसमें किन किन तरह के अप्रोचेस, किस किस तरह की सोच, किस किस तरह की एक्टिविटीज ह्यूमन ज्योग्राफी में देखी गई, तो उसका एक कॉरिडोर से होते हुए हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों पर फोकस करने के लिए बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को लेमैन स्टाइल में समझाना है। तो चलिए शुरू करेंगे। ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। अब हमारा आज का टॉपिक होगा फील्ड्स एंड उसके सब फील्ड्स, और जैसे ही कंप्लीट होता है हम स्कूल्स ऑफ थॉट्स और टाइम लाइन भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सभी जानते हो कि ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड बहुत बड़ी है, क्योंकि ये एक आर्ट भी है, आर्ट्स का भी सब्जेक्ट है, ये कॉमर्स का भी सब्जेक्ट है और ये साइंस का भी सब्जेक्ट माना जाता है। आप ज्योग्राफी लेकर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, आप वर्ल्ड लेवल पर बड़ी जो है नेविगेशंस के लिए भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं। आप एक ज्योग्राफी पढ़कर 12th की ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स भी है, कॉमर्स का सेक्शन लेकर आगे उस सेक्शन में बढ़ सकते हैं। माइंस, मिनरल्स, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, तरह तरह की फील्ड्स कवर अप कर सकते हैं। आप आर्ट्स में जा सकते हैं, सिविल सर्वेंट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप ज्योग्राफी लेकर आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के सेक्शंस में बड़ी उपलब्धियां, टीचर और भी तरह तरह की चीजें, पोस्ट पा सकते हैं। मतलब इसके फील्ड अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, आगे चलकर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लेने में भी ये हेल्प करेगा, आपको जॉब दिलाने में भी अलग अलग सेक्शंस में। यही 3 स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। मेरी बात समझे, तो ये तीनों जगह पर आपको हेल्प करेगा। तो अब और भी इसके स्कोप्स होते हैं। तो हाँ, फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत वास्ट है। इसको समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी का ये चार्ट है, इसको समझाऊंगा और इससे संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले हैं। सभी को मेरी बात समझ आई? तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी एक बहुत ही हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का सब्जेक्ट माना जाता है और इसका कनेक्शन होता है, इट्स लिंकेज विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका कनेक्शन, उन सबका लिंकेज कुछ ना किसी तरीके से साइंस आपकी ज्योग्राफी से, ह्यूमन ज्योग्राफी से बिलोंग करता है। ये देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड्स को 6 पार्ट में बांटा जाएगा। इन सारे फील्ड्स के सब फील्ड्स होते हैं, उन सब फील्ड्स को हम याद करेंगे अभी आज ऑन द स्पॉट। और इन सारे फील्ड, सब फील्ड्स के अपने सिस्टर डिसिप्लिन्स होते हैं, जो कि सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट होते हैं। अभी आप इंटर में केवल ज्योग्राफी के पार्ट 1, पार्ट 2 पढ़ रहे हो। जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, आगे पीएचडी करोगे, तो इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस, इसकी सिस्टर डिसिप्लिन्स भी हैं, कि ज्योग्राफी ही नहीं, इसकी बहनें भी हैं बिल्कुल इसी के जैसी। जैसे सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, वेलफेयर, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, वुमेन स्टडीज, हिस्ट्री, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल सेफोलॉजी, मिलिट्री, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स, अर्बन रूरल, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, बिजनेस, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब इसके सब पार्ट्स के भी सब पार्ट्स हैं। इनको सिस्टर डिसिप्लिन्स कहते हैं ऑफ सोशल साइंस के सब्जेक्ट, जो कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे समझते हैं। मेरी बात समझ गए? तो इन्हीं सबको याद करना, चार्ट को याद करना है। याद करना बहुत आसान होगा, मेरे साथ चलोगे, मैं धीरे धीरे याद करा दूंगा। चलिए आइए देखते हैं। तो
अगर हम लोग पढ़ रहे हैं फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी तो इसके 6 फील्ड्स होते हैं, सोशल, अर्बन, पॉपुलेशन, पॉलिटिकल, सेटलमेंट और क्या हो जाता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यही इसके 6 फील्ड्स हैं और हर एक फील्ड का अपना सब फील्ड भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके अंडरस्टैंडिंग्स को और ऑन द स्पॉट याद कर लेते हैं। सोशल सबसे ज्यादा जरूरी है, पॉलिटिकल सबसे ज्यादा जरूरी है और इकोनॉमिकल सबसे ज्यादा जरूरी, बाकी चीजें पढ़कर ही समझ में आ जानी। अब सोशल ज्योग्राफी की सब फील्ड्स होती हैं, तो अगर हम जाएं बिहेवियर ज्योग्राफी, आपको बिहेवियर से क्या लग, बिहेवियरल ज्योग्राफी क्या लग रही, समाज में रहकर आदमी तरह तरह का व्यवहार करता है। गेस्ट आते हैं तो आप हॉस्पिटैलिटी दिखाते हो, किसी से मिलते हो तो हाय हेलो करते हो, ये आपका बिहेवियर है। क्लास में बैठते हो तो एक मैनर है, टेबल पर बैठते हो रेस्टोरेंट में तो एक मैनर है, तो ये आपका बिहेवियर है। ये क्या है, ये इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है कि सामाजिक है? तो बताएंगे कि सर बिहेवियर तो पता चल रहा है कि सोशल है, ये इसका सब फील्ड हो गया, चलो याद करना बहुत आसान। पूछ सकता है क्वेश्चन कि बिहेवियरल ज्योग्राफी किस निम्नलिखित फील्ड्स में से किस फील्ड का पार्ट है, तो आप बताएंगे कि सर बिहेवियर सोशल सामाजिक पार्ट है। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, नाम से ही वर्ड आ गया सोशल, तो सोशल ज्योग्राफी का पार्ट है। वेल बींग्स मतलब वेलफेयर, मनुष्य ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर को वेल बींग्स कहते हैं। आप समाज में रहते हैं तो क्या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं, असिस्ट करते हैं एक दूसरे को। कॉलोनी में रहते हैं हम, सोसाइटी में रहते हैं हम, हमें कभी प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्हें कभी प्रॉब्लम हुई तो हम लोग एक दूसरे के कल्याण के लिए, एक दूसरे के वेलफेयर के लिए, इसी को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, इसी को कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। विश्व प्रेमी, एक अच्छा वर्ड दिया है मैंने, याद रखना, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, ये किस चीज को शो करता है? वेल बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वेल बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कभी भी वेल बीइंग्स या सोशल आए तो सोशियोलॉजी से संबंधित है। हमने कहा ज्योग्राफी ऑफ लेजर, लेजर का मतलब होता है आनंद। आनंद क्या बात, समाज में त्योहार होते हैं, समाज में गैदरिंग्स होती है, समाज में नाच गाने होते हैं, ठीक है, सामाजिक एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें हमें मजा आता है। कोई डिस्कशन हुआ, कोई एक्टिविटीज हुई, कोई रैली हुई, कोई धरना हुआ, हम सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। त्योहार हो रहा है, डांस चल रहा, गाना चल रहा, लेडीज संगीत चल रहा, मेहंदी चल रहा, हल्दी चल रहा, नहीं पार्टी चल रही, बर्थडे चल रहा, ये सब आनंद के एक उपाय हैं कि आदमी काम करते करते थक जाता है, तो ये भी एक समाज का ही अंश है। लेजर भी क्या है, समाज का ही एक अंश है। बाकी कल्चर सामाजिक है, हमारे पूर्वज क्या करते आ रहे हैं हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा कल्चर बन गया। जेंडर, जेंडर किस में होगा? समाज में 2 ही लोग होते हैं, उन्हीं को कहते हैं समाज। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं 4 लोग, वो 2 लोग हैं। 4 लोग मिलकर समाज नहीं बनाते, 2 लोग मिलकर समाज बनाते हैं, स्त्री और पुरुष, जो कि हम लोगों ने वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगला टॉपिक हमारा जेंडर पर ही बेस्ड होगा। तो समाज जेंडर से बना हो। अगर मैं कहूं कि हिस्ट्री, हमारे पूर्वजों ने, उनके पूर्वजों ने, उनके पहले के आदिवासी पूर्वजों ने क्या क्या काम किया, उसी को हम और ज्यादा निखारते जाते हैं। हमारी जनरेशन आएगी सस्टेनेबिलिटी और उसको निखारती जाएगी, तो हम इसका पढ़ रहे हैं, उसका क्रोनोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, तो इतिहास में आ जाता है। मेडिकल, अब इसी को लेकर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आखिर मेडिकल निम्नलिखित में से किसका पार्ट माना जाता है? तो बताएंगे कि सर मेडिकल एक्टिविटीज की कहां जरूरत पड़ेगी, अर्बन शहर में, क्यों गांव में नहीं पड़ती? पॉलिटिकल, केवल नेता लोगों को। पॉपुलेशन में मेडिकल चाहिए, हाँ सही है, पॉपुलेशन में मेडिकल चाहिए, ये भी हो सकता है। सेटलमेंट में मेडिकल का कोई लेना देना नहीं। मेडिकल का इकोनॉमिक्स से केवल मतलब है, क्या मेडिकल पैसे कमाने का ही तरीका है कि ये एक समाज को स्वस्थ रखने, हाइजीन रखने, हेल्दी रखने का एक तरीका है? तो 3 ऑप्शंस बन रहे थे मेडिकल के लिए कि ये सामाजिक हो, या फिर ये पॉपुलेशन के लिए हो, या फिर ये इकोनॉमिक के लिए हो। तो देखा गया कि मेडिकल इकोनॉमिक तो है लेकिन ये सामाजिक भी है। केवल मेडिकल पैसा कमाना नहीं, जेनेरिक दवाएं सस्ती भी होती हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको केवल इकोनॉमिक में रखना गलत है। अब इसको पॉपुलेशन और सोशल में रखा जाए तो पॉपुलेशन कोई शब्द ही नहीं, पॉपुलेशन ही तो मिलकर सोसाइटी बनाती है, तो इसलिए मेडिकल को किस में रखा गया, हम लोगों ने सोशल में रख दिया। तो इसके सब फील्ड्स याद हो गए। अब इसी के सब फील्ड्स को समझने की कोशिश करिएगा, और क्लासिफाई किया गया, इसी के सब फील्ड्स को और क्लासिफाई किया गया। तो बिहेवियरल साइंस जो होता है, समझने की कोशिश करना, बिहेवियरल साइंस, बिहेवियर व्यवहार, उसी व्यवहार को हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ योर ब्रेन, इट इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। मेरी बात समझिए, दिमाग के बारे में नहीं पढ़ रहे,
हम दिमाग के बारे में पढ़ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं पढ़ सकता। दिमाग में क्या चल रहा है उससे हमसे मतलब नहीं। आप व्यवहार मेरे सामने क्या कर रहे हैं मुझसे आपको जज करेंगे, आप व्यवहार कुछ और कर रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो दिस इज नॉट साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे? तो इसलिए बिहेवियरल का सिस्टर डिसिप्लिन पूछे, अगर पूछे कि भैया सोशियोलॉजी में बिहेवियरल आता है और बिहेवियरल का सिस्टर डिसिप्लिन बताओ, तो बताएंगे सर व्यवहार साइकोलॉजी होता है। ठीक है, और सोशल वेलबींग तो वेलफेयर सोसाइटी हो जाएगा, और ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। चलो, लेजर किसका पार्ट है? समाज का, तो सोशियोलॉजी में आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि कल्चर भी सामाजिक है, लेकिन ये किससे संबंधित है? एंथ्रोपोलॉजी। अब आप पूछेंगे कि सर साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या अंतर है, तो मैं बताऊंगा कि जब कभी भी ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर मतलब साइकोलॉजी को, ठीक है, बायोलॉजी से जोड़ दिया गया, ठीक है, तब ये क्या किसमें बदल जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपो का मतलब मैंने बताया ही था आपने पहले लेक्चर में कि ह्यूमन का मतलब ही होता है एंथ्रोपो। तो जब हम ह्यूमन के संपूर्ण चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियरल स्ट्रक्चर, उसका ब्रेन का स्ट्रक्चर, एंड ये ही तीन चीज होती है। मनुष्य एक शरीर है, मनुष्य एक व्यवहार है, मनुष्य एक दिमाग है। इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर जब हम केस स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली किसमें आना चाहिए था? कल्चर, आदमी का व्यवहार, उसकी सोच, उसका बायोलॉजिकल शरीर, यही सारी चीजों को मिलाकर कल्चर हो गया उसका। क्या कपड़े पहने? शरीर। कैसा बिहेवियर करें? साइकोलॉजी। पिछले लोग कैसे किया करते थे, किसको फॉलो करें, दिमाग में उसको रखें, अगेन वो क्या हो जाएगा? हमारा एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। चलो, जेंडर नाम से ही लग रहा है कि जेंडर समाज में होता है, मनुष्य के व्यवहार में भी होता है, और खासतौर पे वुमेन स्टडी, वुमेन एम्पावरमेंट भी जेंडर में आ जाता है। खासतौर पर महिलाओं के लिए एक अलग स्पेशल केस लेकर चलते हैं। हिस्टोरिकल, पिछली ऐतिहासिक चीजों को पढ़ते हैं, तो उसका सब सिस्टर क्या हो गया, या सिस्टर डिसिप्लिन क्या हो गया? हिस्टोरिकल है तो हिस्ट्री, और मेडिकल है तो नाम से ही लग रहा एपिडीम। देखो एपिडेमिक क्या होता है, सुनो, एपिडेमिक पहले जानो क्या होता है। किसी महामारी या फैली हुई बीमारी को एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, अगर हम पूछें कि आपके शहर में आप लोगों ने लाल पैथोलॉजी सुना होगा, SRL सुना होगा, ठीक है, कोई पैथोलॉजी होती है तो पैथो का मतलब होता है रोग, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। पैथो वर्ड कहीं आ जाए या एपिडेमिक वर्ड आ जाए तो ये हमेशा बीमारी से संबंधित होता है, रोग से संबंधित होता है। तो जब भी कभी मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो इसकी सिस्टर डिसिप्लिन एपिडेमिक से याद किया हमने। जैसे कोरोना एक एपिडेमिक थी, इसको पैंडेमिक कहा गया। एपिडेमिक थी जब छोटी थी, जब पूरे विश्व में फैल गई तब ये पैन हो गई। पैन का मतलब बहुत बड़ी, हर जगह फैली हुई, पैन इंडिया में, पैन मतलब वर्ल्ड। तो एपिडेमिक ही आगे चलकर पैंडेमिक हो गई। तो एपिडेमिक से महामारी, और महामारी किससे संबंधित होता है? मेडिकल से संबंधित। याद करने का आसान तरीका हो गया। ये लेक्चर आपको काफी असिस्ट करेगा, रटने से नहीं, बचोगे उससे, याद करने में। हमें क्रैमअप नहीं, मगअप नहीं करना। क्रैमअप मतलब होता है, क्रैमर मतलब होता है रट्टू तोता। हमें क्या करना है? अपनी समझ बढ़ानी, तो वही कर रहे हैं। अर्बन में नाम से ही लग रहा है भैया कि इसकी कोई सब फील्ड नहीं है। अर्बन मतलब शहर के लोगों के बारे में जो स्टडी करते हैं, वो कैसे रहते हैं, क्या खान पान, कैसा रहन सहन, कैसी सोसाइटी। वैसे तो इसी का पार्ट आ गया अर्बन में भी, बट इसकी सब फील्ड नहीं है। हाँ, इसकी सिस्टर फील्ड है। तो अर्बन स्टडीज और या किसी भी तरह की प्लानिंग, 5th ईयर प्लानिंग कह लो, नीति आयोग कह लो, या फिर योजना आयोग कह लो, तरह तरह की किसी भी तरह की, हमने क्या कहा कि प्लानिंग को अर्बन में रखेंगे। अर्बन वाले लोग प्लान करके जीते, गांव वाले लोग कोई प्लान नहीं, सुबह उठे काम किए, जिस दिन मन किया किए, नहीं किए नहीं किए, सो रहे हैं खदिया डालकर। तो अर्बन वालों का प्लान होता है, सिस्टम होता है, एक सुबह नाश्ता करने से लेकर रात में सफर करने तक का पूरा एक स्ट्रेटजी होता है। और संडे को कहाँ जाएंगे ये भी पता है, प्लान करके बैठे। तो प्लानिंग और क्या, जो अर्बन स्टडीज का। चलो, पॉलिटिकल में दो चीज इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन, तो इसलिए इलेक्टोरल ज्योग्राफी उसमें रख दो, उसकी सब फील्ड। और पॉलिटिकल साइंस मतलब क्या, जिसमें नेता, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, डेमोक्रेसी, पीपल के जो भी लीडर हैं, हार्बिंगर्स हैं, वो लोग। और यही मिलिट्री किसके अंडर में होती है? हमारे जनता के अंडर में तो मिलिट्री होती नहीं, नेताओं के अंडर में होती है। देखा होगा, राष्ट्रपति एक नेता है, पहला नेता, उसी के अंडर में सारी मिलिट्री, वाटर, एयर एंड क्या होता है, लैंड, मतलब आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, ये तीनों उसी के अंडर में होती है। तो चलो इसी में रख दिया। आई मेरी बात समझ? मिलिट्री को लेकर क्वेश्चन पूछता है, इलेक्शन तो तुरंत पॉलिटिकल बना दोगे, मिलिट्री भी याद रखना कि पॉलिटिकल में। इसकी क्या कोई सिस्टर डिसिप्लिन भी है?
तो बिल्कुल है, पॉलिटिकल को पॉलिटिकल साइंस में रखते हैं। इलेक्शन में जो आपने देखा होगा, इलेक्शन में वोट पड़ने के बाद टीवी पर बैठकर डिस्कशन करते हैं कि भैया इनको इतना वोट मिला, इनके चांसेस हैं जीतने के, ये गठबंधन करेंगे, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये डाटा है, ये फैक्ट्स है, ये सिचुएशन। तो उन स्टडी करने वाले को सेफोलॉजिस्ट कहते हैं और उस स्टडी को सेफोलॉजी कहते हैं। इसमें पी साइलेंट होता है। तो सेफोलॉजी 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किससे संबंधित है? तो बताएंगे इलेक्शन और पॉलिटिक्स। मिलिट्री का मिलिट्री से कॉम्बिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं। पॉपुलेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भैया कितने मेल, कितने फीमेल, कितने अर्बन में रहते हैं, कितने रूरल में रहते हैं, कितने डिस्पर्स्ड हैं, कितने क्या है क्लस्टर्ड हैं, कितने इमिग्रेट करने हैं, कितने माइग्रेट कर गए, कितने का बर्थ हुआ, कितने की डेथ हो गई। इतने ही कंपोनेंट्स मिलाकर आपकी पॉपुलेशन होती है। और इसी पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं। डेमो मतलब होता है जनता। जैसे मैं कहूं कि डेमोक्रेसी, तो डेमो का मतलब जनता, क्रेसी का मतलब होता है शासन, जनता के द्वारा शासन, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। मेरी बात समझे? तो डेमो वर्ड आते ही याद रखना कि पूरी की पूरी लोग, जनता, जन को। तो पॉपुलेशन क्या मतलब? जनता, उसी को कहते हैं। आसान हो जाएगा, उसका सिस्टर डिसिप्लिन याद रखना। सेटलमेंट्स मैंने अभी बताया, अर्बन या रूरल, यही 2 तरह का सेटलमेंट होता है। गांव में रहोगे या शहर में रहोगे, बस ना सेटलमेंट हो गया। इसकी कोई सब सिस्टर या सब डिसिप्लिन नहीं या सब फील्ड नहीं है। इकोनॉमिक्स की कोई सब फील्ड है? हाँ, तो भैया इकोनॉमिक्स की 6 सब फील्ड्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पैसे धन से संबंधित है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है। हमें बताओ, पृथ्वी के अंदर से हमें सोना मिला, हीरा मिला, चांदी मिला, पीतल मिला, ठीक है, हमें जंगल से लकड़ी मिली, हमें सब्जियां मिली, हमें अनाज मिले, हमें मिट्टी के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिले। ये सब रिसोर्सेज है ना हमारे, और इनको फ्री में तो हम ले नहीं सकते, है फ्री में अवेलेबल। लेकिन आप उनको, पेट्रोल भी हमें प्रकृति देती है, सोना भी हमें प्रकृति देती है, लेकिन ये सब प्रोसेस्ड होता है तो महंगा हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए रिसोर्सेज मतलब पैसा, ठीक है। एग्रीकल्चर किससे संबंधित होना चाहिए था? समाज में लोग एग्रीकल्चर करते हैं, पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है, सेटलमेंट रूरल में होगा तो एग्रीकल्चर करेगा। आप सोचेंगे इसका पार्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर मतलब क्या कि वो केवल बोएगा और उसको बेचकर पैसे कमाएगा, और इस तरह से हमारे पास आएगा तो हम मंडी से खरीदेंगे, समाज में पैसे का रोटेशन होगा। तो इसी वजह से एग्रीकल्चर को भी पैसे वाले में रख दिया गया। इंडस्ट्रीज बनेगी तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, मार्केट है मतलब पैसा। टूरिज्म करने जा रहे हो, बताओ मुझे जेब में क्या लेकर जाओगे? सबसे पहला पार्ट, मजा आएगा घूमने में, ठीक है। ये बहुत से लोग लेजर वाला पार्ट से फील करा देते हैं, आनंद वाला। लेकिन टूर एंड ट्रैवलिज्म, ट्रैवल किस लिए चल रहा, टूर क्यों चल रहा? ताकि वो लोग ऐसी जगह जहां पर वो लोग रहते हैं वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, उनके पास किसी तरह का सोर्सेस खाने का नहीं है, तो वो किस पर डिपेंड होंगे? बताओ, एक नागालैंड में रहने वाली प्रजाति खेती नहीं कर सकती, क्रॉप्स नहीं उगा सकती, पशुपालन नहीं कर सकते, करें क्या फिर वो? तो वो एरिया जो भी है, जहाँ सिक्किम है, दार्जिलिंग है, मनाली है, शिमला है, ये सब एग्रीकल्चर हो ही नहीं। बर्फ वाला सेक्शन है, पहाड़ी इलाका, पत्थर है, पत्थर में एग्रीकल्चर होगा नहीं। एग्रीकल्चर ही तो सबसे प्राइमरी सेक्शन माना जाता है। अब करेंगे क्या? वो जीवित कैसे रहेंगे? उनके धनोपार्जन, उनकी लाइवलीहुड का क्या वो है? तो वही है एक क्या, टूरिज्म। अब टूरिज्म में क्या क्या आ जाता है वो देख लो। ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए है कि हमारे पास पैसा है, जीडीपी बढ़े। तो ये जो पैसे से संबंधित है वो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में आ जाता है। और जो वर्ड जिसके सामने लिखा है वो आसानी से याद हो सकता है। सोर्सेज है तो सोर्सेज, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री, मार्केट में बिजनेस, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स आ जाता है। टूरिज्म में ट्रैवल भी आ जाता है, टूरिज्म तो ट्रैवल पर ही बेस्ड है, और इंटरनेशनल ट्रेड याद कर लिया। तो इस तरह से हमने अपना क्या प्रिपेयर किया? तो हमने देखा ऑल द डिसिप्लिन्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द ह्यूमन एलिमेंट्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के सरफेस पर जितनी तरह की चीजें पाई जाती हैं उसका एक फील्ड है, उसका कुछ सब फील्ड है, उसके फिर क्या है, सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेज हैं। और इस तरह से ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम क्या समझ सकें, सब्जेक्ट मैटर को समझ सकें कि आखिर हर एक फील्ड में ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेस क्या क्या बात करती है। अब इनमें से आपका इंटरेस्ट लेवल कुछ होगा, जैसे मेरा इंटरेस्ट लेवल आया मिलिट्री साइंस, ठीक है, आपका इंटरेस्ट आया नहीं इलेक्शन, तो आप इलेक्शन वाले सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स आगे जाकर ग्रेजुएशन में सेलेक्ट करो। अभी से आपको पहले ही चैप्टर में बता दिया गया कि आगे तुम्हें किस नेचर का रहना है। इंटर पास करने के बाद तुमसे चलकर आगे एनटीए वाले, सीयूईटी वाले पूछेंगे कि क्या करने वाले हो भैया, ग्रेजुएशन किससे करना चाहोगे? तो उसके सामने ऐसे ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, द
पहले से प्लान करो, पहले चैप्टर में सिखाया गया कि नहीं ऐसे है। आपको लग रहा है कि अर्बन रूरल एग्रीकल्चर में हम कुछ करना चाहते हैं किसानों के लिए, आपको लगता नहीं इंडस्ट्रियल में हम अपना वो ना, आपको लगता नहीं हम कॉमर्स एंड बिजनेस करना चाहते हैं, आपको लगता नहीं सर टूर एंड ट्रैवल आजकल बहुत चल रहा है, इसमें मैनेजमेंट कोर्स कर लें तो हमारा चांसेस बन जाएगा, ठीक है। या फिर इंटरनेशनल ट्रेड, या आपको लगता नहीं पॉलिटिकल, नहीं लगता हिस्ट्री कभी नहीं बदलता, अगर हम ये पढ़ लें, एक बार पढ़ लें जिंदगी भर याद रहेगा, हमेशा वही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, हर जगह काम आएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से कर सकते। एंथ्रोपोलॉजी आजकल लोग लेते हैं कि आजकल ह्यूमन की बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। बिहेवियर ही नहीं, उसका ब्रेन और बॉडी समझना बहुत जरूरी। तो आपको पहले अभी से ये चीज दिमाग में बैठा दे। तो ये हुआ हमारा फील्ड्स, सब फील्ड्स। अब हम लोग चलने वाले हैं क्या कि भैया ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी जिस समय से अंग्रेज आए और जिस समय तक में हमारे यहाँ 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आई और एलपीजी आया। एलपीजी मतलब लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको मॉडर्न जमाना कहते हैं। इसके आने के बाद मॉडर्निटी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल सब कुछ आया, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पर जुड़ गए। यहां से लेकर और कब तक, जब तक हमारे ऊपर मुगल्स लोग शासन कर रहे थे, वहां से लेकर बीच के सभी पहलुओं को पढ़ते हुए हम देखेंगे कि इनके क्या क्या अप्रोचेस थे और इनके क्या क्या ब्रॉड फीचर्स थे। इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, डेफिनेटली आपके ह्यूमन जो ह्यूमैनिटीज वाले में, यूनिट एग्जाम्स में, हाफ ईयरली, एनुअल, एंट्रेंस में, कॉम्पिटिशन्स में, ओलंपियाड में आएगा ही आएगा। तो आपको कुछ करना नहीं, केवल मेरे साथ चलना है। जैसे मैंने पीछे वाला चार्ट याद करा दिया, बिल्कुल ये भी उसी तरह से याद करवा दूंगा। चलें शुरू करें। अर्ली कॉलोनियल पीरियड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर किस सन की बात कर रहा, जैसे ये 1930 लिखा, ये 1950 लिखा, ये 70 लिखा, ये 90 लिखा, ठीक है, मेरी बात समझे। तो फिर ये भी किसी ड्यूरेशन की बात कर रहा होगा ना। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड बताने से पहले मैं बता दूं कॉलोनी क्या होती। चलिए याद रखिएगा, जब कभी भी कोई एक देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना ले और यहां की सारी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को, ठीक है, अपने देश भेजे और उसका कंजम्पशन करे, इसको बेनिफिट ना होकर इसको बेनिफिट हो, इसको कोलेटरल बेनिफिट हो सकता है। कोलेटरल बेनिफिट मतलब नहीं चाहते थे लेकिन इसको बेनिफिट हुआ, और अब ये बार बार भेजने के लिए आना जाना लगा रहता है। अब आना जाना जहां लगा रहता है, आदमी वहां रुकता भी है, सराय बनाता है, इन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन। अब यार रुकेगा तो अब जब 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, साल भर रुकेगा ना, तभी तो यहाँ से कलेक्ट करके इसमें भर के वहां भेजेगा। तो यहाँ पर रुकने के लिए और यहाँ का मैनेजमेंट देखने के लिए यहाँ पर मनुष्य अपना घर बनाएगा। एक आदमी तो आ नहीं रहे, ग्रुप में आ रहे हैं लोग, तो जब ग्रुप में रहेंगे तो मोहल्ला बनाएंगे, एक घर तो बनाएंगे नहीं। तो इसीलिए भारत को एक मोहल्ला, एक कॉलोनी, एक लोकेलिटी, ठीक है, नाम दिया गया कि भैया ये कॉलोनी है, ये एक तरह से क्या है, सराय है, यहाँ पर हम आते हैं, रुकते हैं, काम करते हैं, यहाँ से सामान लेकर चले जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉलोनी। तो इसी को कहते हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनी क्या होती है समझ गए, इसको उपनिवेश बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा बहुत खर्चा करिए लेकिन यहाँ से बहुत सारा कमाइए। अंग्रेज आए, यहाँ पर ट्रेन बनाए, आपको लगेगा बहुत अच्छी चीज बना दी, हमारे लिए बनाए, लेकिन वो हल्का खर्चा था, हमारे ही पैसे से ट्रेन बनाए, और उसके बाद वहां से वो कमाए कितना, ट्रेन बनाने का 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना कमा कर लेकर गए। तो उसी को उपनिवेश या कॉलोनी कहते हैं। बात समझ गए। ये पैरासाइट के जैसा होता है कि ये कीड़ा है, ये कीड़ा किसी गाय पर, भैंस पर तालाब में नहाते समय चिपक गया, अब ये उसके ऊपर चिपक कर उसका खून पिएगा, तो वो कीड़े का घर बन गई गाय या भैंस, तो वो भैंस उसके लिए कॉलोनी है क्योंकि वो वहां पर रहता है। बात समझ गए। तो बस बिल्कुल सरल भाषा में समझाया मैंने। चलिए आइए, तो ये हो गया अर्ली कॉलोनियल पीरियड। इज दैट क्लियर। अर्ली कॉलोनियल पीरियड का ड्यूरेशन अगर कभी कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि भैया 1498 में वास्को डी गामा आया और कम से कम आने जाने के लिए लोग कम से कम 1600 तक आते गए। 1600 के बाद जो लोग आए वो था ना 1757 वाला केस, यहीं पर बक्सर और प्लासी वाला युद्ध हुआ। अनीता मैम की क्लासेस करो, अब देखे होगे कि इस दौरान को 1758 मतलब 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी, इसी समय को अर्ली कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि 1600 से 1700 के बीच में ही यहां पर आए और यहां पर इन्होंने अपना पूरा फोर्टिफाई किया और हमारे
अंदर राजाओं में इंट्रूड कर गए। अभी तक क्या करने आते थे, व्यापार करके चले जाते थे, कॉलोनीज बनाए नहीं थे, लेकिन अब इंट्रूड करके अपने हमारे लोगों के ऊपर शासन भी करना शुरू किया। और अब निगेटिव वर्जन हमें अंग्रेजों का दिखना शुरू हो गया 57 से। ठीक है, तो बाय द वे ये दौर 1600 से 1700 के दौर को ही हम अर्ली कॉलोनियल कहते हैं। और ये 300 साल तक हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किए तो लेटर कॉलोनियल। कब से बात करेंगे, तो 1857 के बाद से 1930 तक ये वाला दौर हमारा क्या हुआ, लेटर कॉलोनियल पीरियड। बढ़िया से शोषण किया इन्होंने, एक्सप्लॉयटेशन किया भारत का। इज दैट क्लियर? तो एज अगर कभी पूछे तो बता दें। फिर अब याद रखना 30 में 20 जोड़े 50 में 20 जोड़े 70 में 20 जोड़े 90, तो 20-20 साल के गैप को हमने क्लासिफाई करके बनाया हुआ है। किसमें क्या चल रहा था ये याद करना हमारा आज का टारगेट होगा। तो चले हम लोग आगे बढ़े, चलिए इन सारी चीजों को हटाते हैं और कंसंट्रेशन बनाते हैं। कहां पर, तो कंसंट्रेशन बनाते हैं कि भैया अर्ली कॉलोनी पीरियड के समय में ह्यूमन ज्योग्राफी क्या पनप रही थी, तो धीरे धीरे वो इवोल्यूशन की तरफ चल रही थी। उस समय हम लोग जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे, चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे। एक्सप्लोर करने का मतलब उसमें खुरापात करना, उसमें छानबीन करना, खोजबीन करना, कुछ ना कुछ हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इंस्पेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोर करने के बाद हम उसके बारे में लिखते थे। जैसे चाय पत्ती क्या है, इसका एक्सप्लोरेशन, कहाँ उगती है, किस क्षेत्र में उगती है, क्या इसका फायदा है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन गया किताबों में। अब किताबों के माध्यम से सबके पास गया, सबको इंटरेस्ट आया कि यार चाय पत्ती बड़ी अच्छी चीज, यहाँ उगती है, चलो देखते हैं। तो ये एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन का एज था इस समय। क्यों? क्योंकि इस समय ये लोग नए नए आए थे, भारत के सारे क्षेत्रों को, विश्व के सारे क्षेत्रों को देख रहे थे और देखकर जज कर रहे थे। ये केवल एक जगह नहीं, पूरे विश्व में हो रहा था कि कैसी चीजें क्या हैं, इनके बारे में बताओ, कुछ लोगों को जाने, ताकि पहला स्टेज बोलते हैं इसको, ताकि लोग जाने। तो इसी को कहते हैं एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। इस समय क्या होता था, तो इसका ब्रॉड फीचर क्या है, थोड़ा चलो अप्रोचेस तो समझ गए, इसका ब्रॉड फीचर भी देख लेते हैं। तो बताएंगे इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रोम्प्टेड डिस्कवरी एक्सप्लोरेशन ऑफ अ न्यू एरियाज। नए नए जगहों की खोज हो रही थी। मैंने बताया ना 1498 में वास्को डी गामा ने भारत खोजा। फिर और की अगर हम बात करें तो बताएंगे कि सर वो क्या नाम था उसका, अमेरिगो ने अमेरिका खोजा, जिसको हम लोग कोलंबस भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी अलग अलग तरह के क्षेत्रों, नए नए देशों के बारे में पता चल रहा था और उनका एक्सप्लोरेशन, खोज चल रही थी। कहाँ क्या है, इंडोनेशिया में क्या है, मलेशिया में क्या है, जावा सुमात्रा द्वीप में क्या है, भारत में क्या है, अरब में क्या है, अफ्रीका क्यों गए। ठीक है, ये सब जगहों पर हम लोग खोजबीन कर रहे थे और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे। वो एज क्या कहलाती है, अर्ली कॉलोनियल पीरियड। मैंने बताया था ना 1498 से कहां तक, 1700 तक, 1800 तक, ये दौर। अब हमने देखा कि ये सारी चीजें तो ढूंढ तो रही हैं, और इसके अलावा इन सब का इंसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया फॉर्म्ड इन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल अकाउंट। और जितने लोगों ने जो जो एरिया ढूंढा, आइलैंड ढूंढा, जगह ढूंढा, शहर ढूंढा, देश ढूंढा, कॉन्टिनेंट ढूंढा, ठीक है, उन सारी नेविगेशंस के बारे में, रूट्स के बारे में, उस जगह के बारे में, आइलैंड के बारे में डिटेल बताया। और डिटेल बताने को इंसाइक्लोपीडियाटिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। आप कभी गूगल करेंगे, इंसाइक्लोपीडिया डालेंगे, इसका मतलब उसका फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया का ही पार्ट है विकिपीडिया, जिसको आप लोग अपने गूगल में और कोर्सेज में कभी कभी मॉडल्स वगैरह बनाते हो तो यूज करते होगे। ओके, गॉट इट। चलो फिर हमने देखा लेटर कॉलोनियल पीरियड, तो 1700 से लेके 19वीं 20वीं शताब्दी तक, 1900 के बीच की कहानी, उसको बोलते हैं लेटर कॉलोनियल पीरियड। इस समय हमने देखा कि यार पूरा विश्व तो ढूंढ लिए, मान लो भारत ढूंढा, अब भारत में भी तो कई स्लॉट्स हैं। भारत का उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स, कहां क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। साउदर्न पोर्शन मसालों के लिए और गोल्ड के लिए। भारत का हिली एरिया बहुत अच्छा है, वहां पर हम चाय उगा सकते हैं। ठीक है, और भारत का डिजर्टेड एरिया, यहां से हमें लाजवर्थ और ढेर सारे स्टोन्स एंड जेम्स मिलते हैं। तो हमने देखा कि रीजनल एनालिसिस, क्षेत्रीय स्तर पर भी उस एक ही सेक्शन को, ये होल था, द होल, लेकिन इसने देखा कि नहीं, एक जो क्षेत्र मिला उसके भी अलग अलग रीजन्स होते हैं, रीजनल लेवल पर स्टडी करी। तो ये इस समय अलग लेवल चल रहा था, उसको बोलते हैं लेटर कॉलोनियल पीरियड। अब इसके क्या क्या ब्रॉड फीचर्स हैं, तो अब उस डिस्क्रिप्शंस को जो आपने पढ़ा, जो इंसाइक्लोपीडिया में लिखा था,
उसको इलेबोरेट करेंगे और डिटेल जानेंगे कि क्या फायदा है, क्या फायदा है हमें हमें इस क्षेत्र से जुड़ने से। तो रीजनल डिटेल्स इलेबोरेशन कहलाता। ठीक है, मेरी बात समझे। अंडरस्टैंडिंग द पार्ट इन टोटली वुड लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल। अगर आप एक यूनिट सेल के बारे में पढ़ जाइए तो आप पूरी की पूरी टिश्यू, उसकी बॉडी और बॉडी ऑर्गन्स को आसानी से समझ जाते हो। जब भी बायोलॉजी पढ़ाया जाता है तो बॉडी के बारे में पहले नहीं पढ़ाया जाता, होल के बारे में बाद में पढ़ो। पहले उसके सेल्स, उसकी प्रारंभिक इकाई यूनिट्स के बारे में जानो ना, तब ना जाकर पूरी चीजें जानोगे। तो इसीलिए लेटर कॉलोनियल पीरियड ने होल पर ज्यादा फोकस ना करके उसकी एक यूनिट को पढ़ा, और यूनिट समझ गए तो पूरा होल समझ जाना आसान हो जाएगा। एक ईंट से पूरा घर बनेगा, तो पहले ईंट को समझ जाओ तो घर समझ आ जाएगा खुद ही। तो इसीलिए यहां पर इनकी बुद्धि खुली कि भैया इतना घूम घूम कर दूर दूर कर जितना दूर के साम्राज्य विस्तार कर लिए, अब उसको स्टेबिलिटी भी तो देना है। बहुत बड़ा घर बना दिए, अब फिनिशिंग देंगे ना उसको, तो एक अपना लाइब्रेरी बनाएंगे, अलग रीजन, जिम बनाएंगे अलग रीजन, उसको डेकोरेट करो पहले, फिर अगले सेक्शन में जाओ, तब जाकर किचन पर वर्कआउट करो। ठीक है, मेरी बात समझे। तो वही कह रहा है कि रीजनल लेवल पर स्टडी करो। ये बात समझ गए। फिर आता है 1930 1930 का। इस समय क्या चल रहा था, इनर वॉर पीरियड चल रहा था। अब इसको इनर वॉर पीरियड क्यों कहते हैं? इनर वॉर मतलब क्या, विश्व युद्ध आपस में तो लड़ चुके वो 1914 से 1918, 1939 से लेकर 1945, वो अलग सेक्शन। इंटर वॉर पीरियड चल रहा था। मतलब भैया जब से वर्ल्ड वॉर 1914 में हो गया और लास्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो 14 से लेकर 45 में बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे थे। केवल विश्व युद्ध ही नहीं, तरह तरह के वॉर लड़े जा रहे थे। अब वॉर जब लड़े जा रहे थे 1930 के दौरान, तो एरिया डिफरेंशिएशन किया जा रहा था। मैं कह रहा हूं कि मेरा एरिया डिजर्टेड है, मेरी सेना भूखे मर रही है, मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि यार मेरा एरिया बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं ये देखूंगा कि यार वहां पर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन है, तो हम युद्ध करना शुरू करेंगे, बगल वाले से हराएंगे, हराकर उसका सेक्शन जीतेंगे, क्योंकि हमने उसके एरियल डिफरेंशिएट किए, हमने डिफरेंशिएट किया कि हमारा बेकार है, उसका अच्छा है, तो हम उसकी तरफ मूव कर जाए। रीजनल स्टडी करने के बाद कंपेयर किया जाता है ना कि कौन सा बढ़िया है, कि उत्तर का विशाल मैदान चले जाएं कि दक्षिण चले जाएं। तो आपको उत्तर वाला ज्यादा, साउथ वाला और नॉर्थ वाले में कंपेयर करोगे तो एरियल डिफरेंशिएशन होगा, तो आप जाएंगे नॉर्थ में ना, कि यहाँ तो सब कुछ अवेलेबल। तो वही चीज कह रहा है, एरियल डिफरेंशिएट कर, पहले उस एरिया को ढूंढना, फिर उसको सेक्शन वाइज बांटना, और सेक्शन वाइज बांटने के बाद कंपेयर करना। तीनों स्टेप वाइज स्टेप काम चल रहा। जिम और किचन में कहां जाना पसंद करो? किचन में। ठीक है, जैसी डिमांड, भूख लगी तो किचन में, और अगर भूख नहीं लगी तो जिम में। मेरी बात समझे। तो द फोकस वाज ऑन आइडेंटिफाइंग एंड यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब बताओ मुझे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर हम जो है नॉर्थ में नहीं जाना चाहेंगे, नॉर्थ का प्लेन बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन हम जाएंगे साउथ में क्योंकि वहां पर कोलार गोल्ड फील्ड है। हमने स्पॉट आउट किया, हमने एरियल डिफरेंशिएट निकाला, हमने उन सारी चीजों पर फोकस किया कि ये एरिया इतना यूनिक क्यों है, यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन। तो अब हम क्रॉप्स एंड फूड्स एंड एग्रीकल्चर पे नहीं जाएंगे, इससे पैसा बहुत है, लेकिन ये चीज हम ट्रेवल करके उधर भेजेंगे तब तक तो ये सड़ जाएगा। तो अब हम कहां जाएंगे? साउथ में, केजीएफ के पास। केजीएफ के पास से हमें सोना मिलेगा, कम मेहनत से ज्यादा कमा लेंगे। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन। बाकी पूरे भारत में सबसे ज्यादा यूनिक एरिया कहां पर है? तो बताएंगे सर कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, कर्नाटक। मेरी बात समझ गए। तो यूनिकनेस ऑफ आइडिया पर ध्यान गया, और ज्यादा अच्छा एरिया। हम असम वाला पोर्शन किसी को नहीं देंगे, हम वहां चाय उगा सकते हैं और कहीं नहीं उगा सकते, बहुत यूनिक एरिया है, वहां क्लाइमेट और सब कुछ बहुत अच्छा फेवरेबल। समझे। फिर आगे चलकर 50 से 60 का 20 साल बाद, 30 में 20 जोड़े तो 50 से 60 का ड्यूरेशन। इसी समय आजादी मिल गई थी। आजादी के बाद तो हमारा सोच का दायरा और बढ़ गया। अब क्या हुआ? स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशियल वर्ड याद रखना, एरियल डिफरेंसेस 30 में है, स्पेशल जो है 50 में है। स्पेशल नाम से ही लग रहा, स्पेस और स्पेशल से मिलाकर बना के। स्पेस मतलब क्षेत्र विशेष, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस बने। ठीक है, मार्क्ड बाय द यूजर्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड द सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब इतनी सारी चीजें उनका डाटा बनाने के लिए इसी समय चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर भी ढूंढ दिया, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन बना तो स्टैटिस्टिक्स, डाटाज, फैक्ट्स,
पार चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, बार ग्राफ, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब चीजें आई कि इन सबको कैसे कलेक्ट करें, लिस्ट कैसे बनाए, इतना सारा हो गया और उसका वो भी फुल डिटेल। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ी, हमने कंप्यूटर ढूंढ दिया, टूल्स ढूंढ दिया, तरह तरह के फिजिक्स के लॉ बनाए। ठीक है, मेरी बात समझे? हम लोगों ने मैप्स बनाए, हम लोगों ने एनालिसिस करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज को देखा, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया इसी समय। ठीक है, मेरी बात समझे? क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजों का लिस्ट, क्वांटिटी, स्टैटिस्टिक्स कुछ तो बनना चाहिए, तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन यहीं पर आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। मेरी बात समझे? मैपल पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद रखना। ये 2-3 चीजें जो है, जो मैं अंडरलाइन किया हूं, उसको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। चलो, 1970 में क्या हुआ? ठीक 30 साल बाद फिर से 50 से फिर 20 साल जोड़े तो 70 हो गया। इस समय क्या हो रहा था? इमरजेंसीज ऑफ द ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल। इस समय स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हो रहा था। 3 स्कूल ऑफ थॉट्स है, आगे की क्लासेस में आपको इसके बारे में मतलब बताऊंगा मैं। ठीक है, कौन कौन से थॉट्स की बात करेंगे? वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स, वेलफेयर, रेडिकल और बिहेवियर। ठीक है, मेरी बात समझे? तो इसको हम बोलते हैं, इसी समय में पूछेगा कि तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स कब डेवलप हुए, 1 नंबर का क्वेश्चन, तो बताएंगे 70s में हुआ। इसी समय में क्या हुआ? डिसकंटेंटमेंट विद द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। भैया अब क्वांटिटेटिव चीजें नहीं, अब क्वालिटेटिव चीजों पर भी थोड़ा सा फोकस किया जाए। क्वांटिटी तो बहुत हो गई, कुछ क्वालिटी, कुछ डेवलपमेंट, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ स्पेशल चीजें भी तो होनी चाहिए। तो यहां से क्या हुआ? डिसकंटेंटमेंट, ठीक है, विद द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और डीह्यूमनाइज्ड मैनर ऑफ डूइंग ज्योग्राफी। भैया हम लोग बड़े ही बेरहमी से, ठीक है, केवल और केवल मतलब के लिए काम करने शुरू किए। इसीलिए 3 स्कूल ऑफ थॉट्स आए कि भैया देखो, ह्यूमनिस्टिक रहो, मानवीयपन मत छोड़ो, जानवर मत बनो। रेडिकल, बहुत से लोग कुछ हैं कि नहीं हम रूढ़ी तरीके से देखेंगे, और कुछ जो है बिहेवियरल की प्रैक्टिकल तरीकों पर ज्यादा विश्वास कर। तो 3 स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का क्या हुआ? डिसकंटेंटमेंट हुआ। आई बात समझ? तो नए स्कूल्स ऑफ थॉट्स डेवलप हुए 70 में। वो कौन कौन थे? तो वो तीनों थॉट्स मैंने वहां पर लिखवा दिए। यहीं पर आदमी सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी की तरफ मूव कर गया। सोशियो मतलब सामाजिक भी हुआ, पॉलिटिकल अप्रोचेस भी आए, और क्या हुआ? तरह तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स की वजह से 3 तरह से क्लासिफाई हो गया। तो बोला है कि कंसल्ट द बॉक्स गिवन बिलो टू नो द लिटिल बिट मोर अबाउट दीज स्कूल ऑफ थॉट्स। तो अभी हम लोग इसको स्कूल ऑफ थॉट्स को आगे पढ़ेंगे। अब आया 1990, मैंने कहा इसी को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। इंटरनेट, मोबाइल की दुनिया यहां से शुरू हो जाती है, तो इसी को पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है। इस समय की जनरेशन क्या हुई? एकदम यूनिवर्सल थ्योरीज की तरफ मूव कर गई। अब अपनी छोटी मोटी चीजें यूनिट लेवल पर ना जुड़कर विश्व स्तर पर जुड़ी, क्योंकि इस समय लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आया। अभी तक जो जो देश अपनी अपनी सारी लाइब्रेरी की किताबें, इंफॉर्मेशन, न्यूज, इंपॉर्टेंट रूल्स, लॉ, थ्योरीज, डेफिनेशंस, फैक्ट्स सब छुपा के रखे थे, अब विश्व में क्या हुआ? ये फैलना शुरू हुआ। अब हम दूसरे के रामायण और दूसरे की चीजें, दूसरे के इंपॉर्टेंट रूल्स ले भी सकते हैं, मांग कर पढ़ सकते हैं, उन्हें जानकर अपने अंदर कुछ डेवलप कर सकते हैं, और दूसरे देश हमसे भी मांग सकते हैं। और इस तरह से लेना देना शुरू हुआ विश्व स्तर पर, और इस तरह से यूनिवर्सल थ्योरीज पर हम लोगों का दिमाग जाना शुरू हुआ, और यहीं से बुद्धि का विकास हो गया इंसान का। इसीलिए इसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है। मेरी बात समझे? अब ह्यूमन कंडीशंस को लेकर क्वेश्चन किया गया कि क्या जो मानव जी रहा है, न तो बिजली न तो पानी, और है भी तो क्या उसका डेवलपमेंट है कि दिन भर फैक्ट्री में काम कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऊंच नीच है, ठीक है, उसकी सरकार है कि नहीं, उसके ऊपर जबरदस्ती शासन किया जा रहा। तरह तरह की ह्यूमनिस्टिक प्रॉब्लम्स पर फोकस किया गया और देखा गया कि अब हम लोग और अच्छे ग्रोथ की तरफ जाएं। और इसी समय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आया कि भैया हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसको मेजर कैसे करें, कोई देश विकासशील है, विकसित हो रहा, कैसे मेजर करें, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन कंडीशन पे क्वेश्चन उठाया गया कि भैया केवल खा रहे हैं और जी रहे हैं, यही अगर है तो ये जिंदगी नहीं, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। और लोकल कॉन्टेक्स्ट की भी इसमें बात जो है काफी बात करी गई कि लोकल लेवल पर आप लोगों का क्या बिहेवियर है, और आदमी बहुत ज्यादा अगर निकलता उकलता नहीं तो लोकल लेवल पर उसको सारी फैसिलिटीज दो। और इस तरह से आपका ये अप्रोचेस, ब्रॉड फीचर तैयार हो गया, अलग अलग पीरियड। इसको बोलते हैं
टाइम पीरियड के कॉरिडोर से होकर ज्योग्राफी को मैंने आपको एक बड़े ब्रॉड लेवल पर दिखाया, उसके की फैक्टर्स याद कराए। अब आइए हम लोग मूव करेंगे उसी शॉर्ट फैक्टर्स को बिल्कुल कीवर्ड के माध्यम से। अर्ली कॉलोनियल पीरियड है, इसमें एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन शब्द आया था। इंपीरियलिज्म एंड ट्रेड टू डिस्कवर मेनी लैंड्स। लेटर कॉलोनियल पीरियड है, दिख रहा होगा, तो रीजनल एनालिसिस था, और इसमें क्या था बताएंगे कि अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द टोटलिटी वुड लेड टू द मेजरमेंट ऑफ द होल, इसका कीवर्ड था। 30 वाले इनर वॉर का वर्ड आया था, तो ये रेडियल डिफरेंशिएशन था, और यूनिकनेस ऑफ रीजन था, और मैपिंग भी था ना, मैपलिंग वर्ड भी इसमें आया, याद रखना, ये इसके कीवर्ड्स हैं। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन था 50 में, किसी तरह टेक्नोलॉजी और उन सारे स्टैटिस्टिक्स डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया था। 70s में क्या हुआ था, ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर एंड रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए थे, इसमें हमने सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी पर ज्यादा फोकस किया। फिर आया पोस्ट मॉडर्न, जिसको हम पोस्ट मॉडर्न कहते हैं। इसी के समय में यूनिवर्सल लॉज, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के रूल्स और लेटेस्ट थ्योरीज, जितने बड़ी बड़ी चीजें हुई थी इसी समय में हुई थी। शॉर्ट में एक चीज दिखा दिया भाई, अब हम लोग चलेंगे क्या है आखिर ये जो बार बार आ रहा है 70 के दशक में, स्कूल ऑफ थॉट्स। तो आइए स्कूल ऑफ थॉट्स देखते हैं। थॉट्स मतलब सोच, स्कूल्स मतलब उनका क्लासिफिकेशन। कुछ लोग सोचते हैं कि समाज में मनुष्य ही सब कुछ है, मनुष्य का कल्याण होगा तो पूरे समाज का कल्याण, सही। इस तरह के थॉट्स रखने वाले को बोलते हैं वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया समाज में बड़े पूंजीवादी लोग हो गए हैं, इंडस्ट्री की वजह से डिस्क्रिमिनेशन आया, किसी कारण से ये लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, शायद बेईमानी से, अब ये सारे पैसे बेईमानी वाले रखे हैं अपने पास, जिसकी वजह से कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर गरीबी नेचुरल होती तो हम एक्सेप्ट कर लेते, गरीबी मैन मेड पॉलिटिकल सोशल रीजन। तो पक्का ये हुआ है कि कुछ लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया, शोषण कर लिया, और अमीरों के पास बहुत सारे पैसे हो गए, गरीबों के पास पैसे नहीं। जबकि वसुधैव कुटुंबकम, ये आपने सुना होगा, मार्क्सवादी सिद्धांत कहा जाता, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, ये सिद्धांत दिया। इसमें कहा गया कि ये जो बुरे लोग हैं इन्हीं की वजह से गरीबी है, ये जो समाज में गरीबी है इसी वजह से हम लोग पिछड़े हैं। तो खासतौर पे पॉवर्टी, डेप्रिविएशन और सोशल इनइक्वालिटी को उन्होंने स्पॉट आउट किया, उसको कहते हैं रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। ये थोड़े से निगेटिव चीजों पर चलते हैं, और वेलफेयर वाले थोड़ी सी पॉजिटिव चीजों पर चलते हैं। इनके 3 पॉइंट्स में बता दूं, याद रखना, ठीक है। सोशल वेलबींग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन को टारगेट किया, ये इसके 3 कीवर्ड्स हैं। फिर आता है तीसरा वाला, ये बोलते हैं कि भैया देखो बहुत पॉजिटिव और बहुत निगेटिव बातें दोनों अच्छी नहीं होती, तुम बहुत मीठा बन जाओ तुमको लोग खा जाएंगे, तुम बहुत कड़वे बन जाओ तुमसे लोग दूर हटेंगे, तो ये दोनों गलत है। बीच की बात करो, प्रैक्टिकल बातें करो, जो लोग बुरे हैं उनसे बुरे तरह से, जो लोग अच्छे हैं उनके अच्छे तरह से बात, प्रैक्टिकली इसी को कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रैग्मेटिक थॉट्स। तो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स है, इसने क्या कहा कि भैया अनुभव लो, सीखो, बिहेवियर के आधार पर लोगों को देखो। इसमें भी 3 बातें कैटेगरीज आई, तीनों कैटेगरीज क्या है आपके अंदर, हॉस्पिटैलिटी, मैनर्स, एटिकेट्स, ग्रूमिंग्स, ठीक है, और साथ ही साथ एथनिसिटी होनी चाहिए, ताकि आप समाज में रह रहे हैं तो 4 लोग अच्छे बुरे मिलेंगे, उनसे आपका बिहेवियर हो। दूसरा जाति धर्म, और तीसरा बहुत जरूरी है, आप ऐसे ही कम्युनिटी में ऐसे ही कम्युनिटी के लोगों से मिलेंगे जो आप ही के जैसे हो। तो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स कि भैया अगर तुम्हारा नेचर, रेस, रिलीजन अलग है तो तुम इस क्षेत्र में रहो और लोगों से एथनिकली बात करो, तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके के स्कूल ऑफ थॉट्स, और इनके कीवर्ड्स पे मैंने फोकस किया। एथनिसिटी, रेस और रिलीजन किसका पार्ट है, बिहेवियरल। पॉवर्टी, डेप्रिवेशन और सोशल इनइक्वालिटी नेगेटिव वर्ड्स हैं, रेडिकल। हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन बहुत जरूरी है समाज के कल्याण के लिए। तो यही 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिनमें से मार्क्सिज्म, मार्क्सवादी वाले जो है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स वाले होते हैं। और इस तरह से आज आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। अब अगली क्लास में जो चलेगा एक और चीज बचेगा, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है।
दूसरा पढ़ेंगे हम, इसी को हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को ही हम कहेंगे नेचुरलाइजेशन। ठीक है, हम दूसरा पढ़ेंगे पॉसिबलिज्म, अप्रोचेस बोलते हैं ये, पॉसिबलिज्म को ही हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। और तीसरा हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच का रास्ता, नियो डिटर्मिनिज्म, इसी को हम बोलते हैं स्टॉप एंड गो, रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट। मेरी बात समझे? इन्हीं 3 चीजों के फुल डिटेल्स को अच्छे से पढ़ेंगे अगली क्लास। इतना सफिशिएंट था आज की क्लास, मजा आया, काफी चीजें हम लोगों ने सीखी। अब अगली क्लास के लिए सभी तैयार रहें, बहुत सारी चीजें सीखनी। जैसे ही मैं ये पढ़ाऊंगा फिर आपका अगला चैप्टर डाल दिया जाए। तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गुड नाइट।